नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद खाद्य सुरक्षा के आवश्यक अंग। प्रधानमंत्री ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए खाद्य और कृषि संगठन की सराहना की। सरकार ने भारत और ईरान के चाबहार बंदरगाह के बीच माल की आवाजाही पर मौजूदा 40% छूट की अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.56% हुई। और आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं कनकलता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के अभिन्न अंग हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस और विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी करते हुए ये बात कही। एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है, इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छा सा अच्छा प्रबंधन भी हो और ये आगे भी जारी रहे, ये बहुत आवश्यक है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में विकसित 8 फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रांति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में खाद्य आपूर्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि ये स्मारक सिक्का कुपोषण को कम करने में विश्व खाद्य संगठन की आधारभूत भूमिका के प्रति भारत के 130 करोड़ लोगों की ओर से सम्मान का प्रतीक है। आज जो 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। एफएओ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है और भारत को खुशी है कि इसमें भी भारत की साझेदारी और भारत का जुड़ाव बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में कुपोषण के मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक ओर बच्चों और माताओं के लिए पौष्टिक आहार बढ़ाने पर जोर दिया गया है, तो दूसरी ओर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का स्तर बढ़ाने के लिए भी विशेष पहल की गई है। प्रधानमंत्री नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ हर उस फैक्टर पर काम किया गया जो कुपोषण बढ़ाने का कारण था। बहुत बड़े स्तर पर परिवार और समाज के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी काम किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। दूर दराज वाले इलाकों में शौचालय बनने से जहां स्वच्छता आई, वहीं डायरिया जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य और कृषि संगठन ने वर्षों से दुनिया भर में कृषि उत्पादन को बढ़ाने और भुखमरी दूर करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना संगठन की बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुधार किए हैं। नए कृषि संबंधी कानून की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे मंडियों के साथ साथ किसान भी मजबूत होंगे और उन्हें प्रतिस्पर्धा का लाभ भी मिलेगा। बीते 6 साल में देश की इन कृषि मंडियों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। इन मंडियों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
इन मंडियों को इनाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से भी जोड़ा जा रहा है। एपीएमसी कानून में जो संशोधन किया गया है, उनका लक्ष्य इन एपीएमसी को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने का है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादक संगठनों के एक वृहद नेटवर्क का सृजन किया जा रहा है, जिससे छोटे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि नए कानून में बाजारों में कृषि उत्पाद की बिक्री में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि नए प्रावधानों से किसानों को किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने की आजादी होगी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि नए प्रावधानों के अंतर्गत जो भी अनुबंध किए जाएंगे वे कृषि उत्पाद से संबंधित होंगे और इसका किसानों की भूमि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए विश्व खाद्य संगठन का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे छोटे किसानों को अधिक लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अधिक पौष्टिक फसलों की खेती को रियायत दी है, जिससे किसानों को अच्छी उपज मिलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, खाद्य और कृषि संगठन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य मंत्री उपस्थित थे। देश के आंगनबाड़ी कृषि विज्ञान केंद्र, ऑर्गेनिक और बागवानी मिशनों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से भूख और कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए मिलकर प्रयास करने की अपील की है। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर श्री नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि लोग घरों में भोजन की बर्बादी को कम करके अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने लोगों से और विशेष रूप से युवाओं से पौष्टिक आहार लेने की आदत अपनाने और जंक फूड छोड़ने का आग्रह किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में श्री तोमर ने कहा कि भारत के खाद्यान्न बाजार में 32% हिस्सेदारी भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की है। उन्होंने कहा कि उचित विपणन और अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने से कृषि क्षेत्र का विकास बेहतर ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नए कृषि कानून से किसानों के हित में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इन नए कानूनों से न तो एमएसपी प्रभावित होगी, न ही मंडियां बंद होंगी, ये दोनों चलती रहेंगी और क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो करार होगा वह किसानों की फसल के लिए ही होगा। जमीन किसानों की अपनी ही रहेगी। साथ ही अब किसान अपनी उपज मंडी परिसर के बाहर भी किसी को भी कहीं भी कभी भी उचित दाम पर बेच सकते हैं और अधिक मुनाफा कमाने में सफल हो सकते हैं। श्री तोमर ने कहा कि 3.4% सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री तोमर ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इस अवसर पर अन्न देवो भव नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य लोगों को खाद्यान्न का महत्व बताने के साथ ही भोजन की बर्बादी को रोकना है। श्री तोमर ने कहा कि ये प्रधानमंत्री के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के अनुरूप भी है। गृहमंत्री अमित शाह ने किसानों को विभिन्न फसलों के नए बीजों की किस्में समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार प्रकट किया है। श्री शाह ने ट्विटर पर कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि किसानों को 8 फसलों के बीजों की 17 नई किस्मों के समर्पण से लोगों को पोषण उपलब्ध होगा और राष्ट्र हरित क्रांति से सदाबहार क्रांति की तरफ बढ़ सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने तथा देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने कहा कि समुचित पोषण प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और मोदी सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी फैसलों से गरीबों को समुचित पोषण मिलेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज कहा कि सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित समय सीमा से
1 साल पहले ही 2022 तक भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। विश्व खाद्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड महामारी के मद्देनजर विश्व के समक्ष अभूतपूर्व चुनौतियों के कारण खाद्य, भोजन, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधी क्षमता और टिकाऊपन पर नए सिरे से ध्यान बढ़ गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन FSSAI ने किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश में पिछले 5 सप्ताह से प्रतिदिन कोविड के औसत मामलों की संख्या में गिरावट आ रही है। 1 महीना पहले प्रतिदिन कोविड के लगभग 90,000 मामले सामने आते थे, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 63,000 नए मामले सामने आए हैं। परिणामस्वरूप सक्रिय मामलों की संख्या भी वर्तमान में कम होकर लगभग 8,04,000 पर आ गई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 70,000 रोगियों के ठीक होने के साथ इनकी संख्या कुल मामलों का केवल 10.92% हो गई है। देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी भी जारी है और ये सक्रिय मामलों की संख्या का 8 गुना अधिक होकर 87.56% दर्ज हुई है। अब तक लगभग 64,53,000 लोगों के ठीक होने के साथ भारत कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या के मामले में दुनिया भर में शीर्ष पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 और जन स्वास्थ्य जवाबदेही के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यनीति अपनाई है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच, संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाने और उपचार तथा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से महामारी से निपटने में उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 10,28,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 9,22,54,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने चरणबद्ध तरीके से जांच सुविधाओं में वृद्धि की है। केंद्र ने हाल ही के दिनों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केरल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में उच्च स्तरीय दलों की नियुक्ति की है। प्रत्येक दल में एक संयुक्त सचिव, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होगा जो जन स्वास्थ्य पहलुओं का अध्ययन करेगा और एक निदान विशेषज्ञ संक्रमण की रोकथाम के तरीकों और नैदानिक प्रबंधन मानकों का पालन करने का जायजा लेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये दल कोरोना के नियंत्रण, निगरानी, जांच, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण उपायों तथा कोविड पॉजिटिव मामलों के कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया के तहत मध्य और पश्चिम रेलवे को व्यस्त समय के अलावा सामान्य समय में भी मुंबई उपनगरीय रेलगाड़ियों में महिलाओं को यात्रा करने की अनुमति दे दी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कल से शुरू होने वाले नवरात्रि उत्सव से पूर्व राज्य के आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि सभी महिला यात्रियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच और शाम 7 बजे से सेवा समाप्त होने तक अप्रतिबंधित यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए। विभाग सचिव किशोर राजे निम्बलकर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन यात्रियों के लिए QR कोड की आवश्यकता नहीं होगी, मात्र टिकट खरीदकर यात्रा की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि लोकल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों को दी गई पूर्व अनुमति पूरे दिन के लिए वैध रहेगी। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर SVS देव ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान हमने ये दिखा दिया है कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाता है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री देव ने कहा कि हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और कोविड से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल तथा सुरक्षित दूरी का पालन करना चाहिए। अभी त्योहार का समय आ रहा है और ठंड का समय भी आ रहा है। हम सबको थोड़ा ज्यादा सावधानी लेना होगा और मैं सबको यही प्रार्थना करता हूँ कि 3 चीजें आप जरूर पालन करिएगा। एक तो अपना मुंह
और नाक को ढक के रखिए। मास्क या एक साफ कपड़ा यूज कर सकते हैं। हाथ की सफाई जरूर रखिएगा, सैनिटाइजर से या साफ पानी से, साबुन से आप सफाई रखिएगा। और भीड़ भाड़ इलाका में जाना से बचिए और जब भी जाएंगे कम से कम 2 गज की दूर आप रखना आवश्यक है। ये तीनों आप अगर पालन करेंगे 90 से ज्यादा % आप कोरोना से बचने का संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा विभाग के डॉ पीयूष रंजन चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद खाद्य सुरक्षा के आवश्यक अंग। प्रधानमंत्री ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए खाद्य और कृषि संगठन की सराहना की। सरकार ने भारत और ईरान के चाबहार बंदरगाह के बीच माल की आवाजाही पर मौजूदा 40% छूट की अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.56% हुई और IPL क्रिकेट में अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई है। 94 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी। 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण में 3 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दूसरे चरण के लिए अब तक 1062 लोगों ने पर्चे दाखिल किए हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने आज बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। पूर्व विधायक गुड्डी देवी ने रुन्नी सैदपुर सीट के लिए लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा। तीसरे चरण के लिए अब तक 63 नामांकन पत्र भरे गए हैं। 71 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। एक रिपोर्ट। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाराहाट और हिसुआ में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पर विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। भाजपा के चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने भी कई सभाओं को संबोधित किया। वहीं जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इमामगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 10 लाख अस्थायी नौकरियां देने का विपक्ष का वादा एक छलावा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने भी आज से चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत की। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जगदीशपुर में एक सभा में मौजूदा सरकार को घेरते हुए कहा कि 15 साल के कार्यकाल में एनडीए सरकार गरीबी दूर करने में विफल रही है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेताओं के नाम से राज्य के लोगों को गुमराह करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान की आलोचना की है। श्री जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि चिराग पासवान ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, इसलिए उनकी पार्टी राज्य में एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी इस चुनाव में केवल वोट काटने का काम करेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भाजपा की कोई बी या सी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बयानबाजी सफल नहीं होगी। हमारी एक ही मजबूत टीम है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। 4 पार्टियों का हमारा गठबंधन एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 3/4 बहुमत से विजयी होगा और हम कांग्रेस, आरजेडी और माले इस अपवित्र गठबंधन को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सीटी रवि ने आज कहा कि एक देश एक राशन कार्ड योजना को इसलिए लागू किया गया है ताकि किसी भी राज्य के लोग अगर दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो वहां भी इस योजना का लाभ ले सकें।
निर्वाचन आयोग ने बिहार में कोसी प्रमंडल के आयुक्त के सेंथिल कुमार को पद से हटा दिया है। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी श्री कुमार से राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने को कहा गया है। आयोग ने बक्सर जिले के अपर समाहर्ता चंद्रशेखर झा को भी उनके पद से हटाने का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सोना तस्करी मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के इस्तीफे की मांग की है। मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में लौटने अपने गांव पहल के प्रति अभूतपूर्व उत्साह के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नगर निगम क्षेत्रों के लिए मेरा कस्बा मेरा गौरव पहल की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज श्रीनगर में बैठक की। शहरी स्थानीय निकायों में 2 दिन का यह कार्यक्रम 19 और 20 अक्टूबर को चलाया जाएगा। एक रिपोर्ट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 दिवसीय मेरा शहर मेरा गौरव कार्यक्रम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चौतरफा प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि शहरों में रहने वाली जनसंख्या के मुद्दों और शिकायतों के निवारण को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को शहरी स्थानीय शासन को मजबूत करने और जवाबदेह और सहभागितापूर्ण शासन के साथ लोगों की सेवा करने के लिए इस पहल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विकासात्मक गतिविधियों को जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रति एक नगर पालिका समिति को 50 लाख, नगर परिषद को 1 करोड़ और नगर निगम को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। केरल का सुप्रसिद्ध शबरीमला मंदिर 6 महीने तक बंद रहने के बाद कल से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। शनिवार से श्रद्धालु भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। आज सुबह मलयालम थुलम महीने में पूजा अर्चना के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए। कल से श्रद्धालु भी मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। कोविड-19 महामारी के बीच पहली बार मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे भाई, सुना तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ईएसआईसी ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ, अच्छा। पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ईएसआईसी शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। चिंता से मुक्ति। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने भारत और ईरान के चाबहार बंदरगाह के बीच माल की आवाजाही पर मौजूदा 40% छूट की अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी है। पोत परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और दीनदयाल बंदरगाह से चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहिश्ती टर्मिनल के बीच माल और जहाज संबंधी शुल्क पर ये छूट लागू रहेगी। शहीद बेहिश्ती टर्मिनल से जलपोत पर कम से कम 5000 टन माल की लदाई या ढुलाई पर ही जलपोतों संबंधी शुल्क में ये छूट मिल सकेगी। भारत ने आज शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के न्याय मंत्रियों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सबको सस्ता और आसानी से न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दी। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को कानूनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए सर्वजन हिताय कानूनी सेवाओं का भी जिक्र किया। श्री प्रसाद ने कहा कि 2017 में भारत में टेली कानून सेवाएं शुरू की गईं। इसके तहत अब तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3,44,000 से अधिक गरीबों को निःशुल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रतिष्ठित आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम एपीएफपी के लिए चुने गए आसियान के सदस्य देशों के छात्रों को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान के सदस्य देशों के बीच शैक्षणिक तथा शोध संबंधित कार्य दोनों क्षेत्रों के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी 2018 को आसियान के 10 सदस्य देशों की उपस्थिति में आसियान पीएचडी फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की थी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत बनने वाली सड़कों की कुल लंबाई 1411 किलोमीटर है। सरकार वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संग्रह के घाटे की भरपाई के लिए राज्यों की ओर से 1,10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। एक बयान में मंत्रालय ने बताया कि ये राशि राज्यों को जीएसटी भरपाई के बदले ऋण के रूप में दी जाएगी। बयान में बताया गया है कि इस ऋण से भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राशि को राज्य सरकारों की पूंजीगत प्राप्ति के रूप में दिखाया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने मीडिया के एक वर्ग में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की और किस्त दिए जाने की खबरों का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि श्रम कार्यालय 2016 को आधार वर्ष मानकर 21 अक्टूबर को औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आंकड़े जारी करेगा। ये सूचकांक सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों को देय महंगाई भत्ते में संशोधन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि नए सूचकांक से औद्योगिक कामगारों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। सब कुछ नए आंकड़ों पर निर्भर करेगा, इसलिए अभी इस संबंध में कोई अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय डिजिटल मीडिया के जरिए समाचारों और सामयिक मुद्दों को अपलोड करने और स्ट्रीमिंग के कार्य में संलग्न निकायों को सुविधाएं और लाभ उपलब्ध कराने पर निकट भविष्य में विचार करेगा। फिलहाल प्रिंट और टेलीविजन मीडिया को उपलब्ध सुविधाएं और लाभ ऐसे निकायों को भी देने पर विचार किया जाएगा। इनमें संवाददाताओं, कैमरामैन और वीडियोग्राफर के लिए पीआईबी कार्ड जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज राज्य के सामुदायिक दुर्गा पूजा आयोजकों को निर्देश दिया कि वे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए गए 50,000 रुपये के अनुदान का 75% कोविड सुरक्षा उपकरणों की खरीद और बाकी की राशि जनता और पुलिस के बीच संबंध को मजबूत बनाने पर खर्च करें। न्यायमूर्ति संजीव बैनर्जी और अरिजीत बैनर्जी की पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा दुर्गा पूजा समितियों को दी गई धनराशि किसी दूसरे काम के लिए खर्च नहीं की जा सकती है। पीठ ने यह भी कहा कि खरीद की रसीद प्रशासन को दी जानी चाहिए ताकि इसका लेखा जोखा रखा जा सके। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में तापमान 26 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और कोलकाता में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। शहर में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 5 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 8 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से मैं मनीषा खन्ना। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में इस समय अबू धाबी में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10 ओवर में 4 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद खाद्य सुरक्षा के आवश्यक अंग। प्रधानमंत्री ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए खाद्य और कृषि संगठन की सराहना की। सरकार ने भारत और ईरान के चाबहार बंदरगाह के बीच माल की आवाजाही पर मौजूदा 40% छूट की अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.56% हुई और आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।